ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी उसको जरा समझते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने समझा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल थोड़ा सा 5 मिनट लेके रिवाइज करा देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये बात हुई थी कि द सेल विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहां तक ये बात हुई थी। इसके बाद इसका बेसिक प्रिंसिपल जो था वो रिडॉक्स रिएक्शन था। ये सेल किस पे वर्क करता है? रिडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये समझा था कि एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और एनायन डिपॉजिट होगा एनोड पर। कैथोड में क्या आएगा? कैटायन आएगा और वहां पर रिडक्शन होगा और ये आयन अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। ये बात हुई थी यहाँ तक लास्ट टाइम पे। ठीक है, जैसे हमने आपसे एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर मान लीजिए दिस वी हैव सम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इसमें अगर हम कोई मॉल्टन NaCl भर रहे हैं, एनी एग्जांपल ऑफ मॉल्टन NaCl, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाए हैं विच वाज इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर लेते हैं। एक को बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से जोड़ा, दूसरे को बैटरी की नेगेटिव प्लेट से जोड़ा। तो नेगेटिव प्लेट पे कौन आएगा? Na+ आएगा और पॉजिटिव प्लेट के पास Cl- जाएगा अगर मोल्टन इलेक्ट्रोड है। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ तक बात हुई थी। अगर ये 1 मोल होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी कितना गेन करता? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता और ये 1 मोल सोडियम में कन्वर्ट हो जाता। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज फाइंड किया था, कितना होता है? 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना फाइंड किया था? 1 फेराडे, विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। सब समझ रहे हैं आप लोग? सब कुछ सही चल रहा है? विच इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को 1 फेराडे कहा गया, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी 96500 कूलम। और एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन 12 और 13 किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। अब हम लोग इसी में आगे आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज की नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब आज की जो ऑफलाइन क्लास में जो हुआ था, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। तो ये किस पे, अब इस पे हम लोग को जो कैलकुलेशन करनी है वो इस लॉ में हमको सिखाई जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। जैसे लास्ट टर्न पे क्वेश्चन नंबर 13 था, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मॉल्टन CaCl2 हमने लिया था। ठीक है, मॉल्टन CaCl2 लिया था। तो मॉल्टन CaCl2 किस में टूटा था? Ca+2 और 2Cl- में टूटा था। क्वेश्चन नंबर 13 को जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो था, 13 का फर्स्ट पार्ट, तो याद है ना क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, हाँ, कितना चार्ज चाहिए था फॉर गेटिंग द 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर अ मॉल्टन CaCl2। 20 ग्राम कैल्शियम हम चाह रहे थे मॉल्टन CaCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस से। तो Ca किससे मिलेगा? Ca आयन से, कैल्शियम आयन से, Ca+2 आयन से। और ये किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास जाएंगे। सारी चीज समझ में आई? तो ये Ca+2 कैथोड के पास जाएगा, उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम में। तो अगर ये 1 मोल होता तो ये कितने इलेक्ट्रॉन यानी कितना चार्ज इसको चाहिए होता? 2 फेराडे। दो मोल इलेक्ट्रॉन पे होते 2 फेराडे।
और ये कितना कन्वर्ट करता, 1 मोल कैल्शियम कन्वर्ट करता, मतलब कितना, 40 ग्राम। यानी हमको कैल्शियम कितना मिलता, 40 ग्राम कैल्शियम मिलता। बात समझ रहे हैं, हमको 40 ग्राम कैल्शियम मिलता अगर हम चार्ज कितना दे रहे हैं, 2 फैराडे दे रहे हैं। अगर हम चार्ज कम करते, 1 फैराडे देते तो हमको 20 ग्राम मिलता। मान लीजिए चार्ज हम 4 फैराडे कर देते तो हमको एक 80 ग्राम मिल जाता। चार्ज हम 8 फैराडे कर देते तो शायद 160 ग्राम कैल्शियम मिल जाता। इसका मतलब क्या है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। मास जो डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कैल्शियम आयन कन्वर्ट हुआ कैल्शियम में और वो कैल्शियम डिपॉजिट होगा आपकी कैथोड प्लेट पे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच चार्ज यू आर प्रोवाइडिंग। if you are giving the 2 Faraday, you are getting 40 gram. If you are giving the 1 Faraday, you are getting the 20 gram calcium. If you are providing 0.5 Faraday, you are getting the 10 gram of calcium. This was the basic first law of electrolysis, कि जो भी मास आप डिपॉजिट मतलब पा रहे हो कैथोड पे, जो मास डिपॉजिट हो रहा है, that is directly proportional to the charge passed through it. This is the basic first law of electrolysis. ये कह रहे हैं during the electrolysis, इसमें कहा गया during the electrolysis, जब electrolysis आप कराते हो, the mass of ion, you are getting the mass of ion deposited on electrode, cation cathode पे deposit होगा, anion anode पे deposit होगा, the mass of ion deposited on इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसलिए लिख रहे हैं कि कैटायन जो होगा वो कैथोड पे जाएगा, एनायन जो होगा वो एनोड पे जाएगा। द मास ऑफ आयन, ठीक है, सब चीज याद करते चलो क्लास में ही तुरंत। मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू इट। आप कितना चार्ज उसमें से पास करा रहे हो, चार्ज पास थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। जो जितना आप चार्ज पास करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मास मिलेगा। तो जो मास है W है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जो आप चार्ज प्रोवाइड करा रहे हो। ये बात हमने समझी अभी लास्ट टर्न पे, जो हमने फेराडेस लॉ समझा था, जो फेराडेस कांस्टेंट समझा था, उससे क्लियर कट समझ में बात आ रही है कि वाकई ये चीज है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और Q बराबर IT, ये हम लोग क्लास 10 से जानते चले आ रहे हैं, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर अगर हम Q की जगह पर IT रख दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और W is directly proportional to IT, where I is the current in ampere और T is the time in second। I आपकी करंट है एम्पियर में और T टाइम है सेकंड में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट ऐड होगा। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, तो एक कांस्टेंट ऐड होगा Z। तो मास निकालने का जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, अभी यहाँ तो हम वहां से मास निकाल सकते थे कि कितने फेराडेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे हम लोग मास निकाल सकते थे, या इस फॉर्मूले से भी हम मास निकाल सकते हैं, W बराबर ZIT, जहां Z आपका एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो जेड है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बात समझ गए। अब हर कांस्टेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जैसे आप लोग जी पढ़ते हो, उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, आर गैस कांस्टेंट 8.314 है। तो यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करी गई, जो वैल्यू जब यहाँ पर फाइंड करी गई, जो वैल्यू यहाँ पे सेट बैठ रही थी, तो वो जेड जो आया, वो जेड की वैल्यू आई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500। ये जेड आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो W बराबर जेड की जगह हम रख देंगे इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई
96500 इंटू आई इंटू टी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप इक्विवेलेंट वेट के बारे में जैसे अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना थोड़ा अलग से बता देता हूँ कहीं पे, कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर कोई एसिड है तो एसिड हमेशा क्या करते हैं, अपने H प्लस आयन लूज करते हैं, एसिड H प्लस आयन लूज करते हैं, और जितने वो H प्लस आयन लूज करते हैं, जितने H प्लस आयन वो लूज करते हैं, उसको हम लोग एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे HCl, तो HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, 1। यहाँ पर HCl की बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 की बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 की कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे H3PO4 की बेसिसिटी 3 हो जाएगी। जो H प्लस आयन होते हैं उसकी बेसिसिटी होती है। तो एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट होता है, एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। जैसे अगर हम इक्विवेलेंट वेट HCl का निकालते हैं, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होता है। ठीक है, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1 36.5, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट 36.5 होगा। अगर आपसे H2SO4 का पूछ लिया जाए, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, तो 98 डिवाइडेड बाई इसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें, भाई हम तो इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं तो सबका बताते हैं ना। अगर हम बेस की बात करते हैं, तो बेस जितने OH माइनस रिलीज करते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। जैसे NaOH कितने रिलीज कर रहा है, Na प्लस और OH माइनस, एक OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो इसकी बेस की जो यहाँ पर NaOH की जो एसिडिटी होगी वो 1 होगी। जितने OH माइनस रिलीज करता है वो उसकी एसिडिटी होती है, बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट जो बेस का निकालते हैं हम लोग, वो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई उसकी एसिडिटी। जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। NaOH का 40 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो इसकी एसिडिटी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट 40 आएगा। और अगर मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर मान लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये आप लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन में किसी का जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका, अगर आयन है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसको हम लोग N स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय N स्टार। यही काम हम लोगों ने नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के रिलेशन में भी किया था। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर N स्टार। तो N स्टार क्या था, एसिड के H प्लस आयन, बेस के OH माइनस, या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो N स्टार हम लोग मतलब जो रखेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर नॉर्मली एसिड नहीं होगा, यहाँ पर बेस नहीं होगा, यहाँ पर नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन चल रही होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान देना वाली बात है वो ये है कि इक्विवेलेंट वेट की जगह पर हम लोगों को एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसके H प्लस आयन, बेस के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसके OH माइनस आयन। जबकि यहाँ पर एसिड बेस नहीं होगा, यहाँ पर तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो इसको अगर हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या रख दें, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि N स्टार है, इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी, ये W आ जाएगा। ये W आ जाएगा, W बराबर एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई N स्टार इंटू 96500। तो इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, जो आयन का मास डिपॉजिट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। मास जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो अभी तक हम लोग
देख रहे थे कि जितना चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से, या फिर हम इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये बताया गया कि जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हम लोग चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला रहेगा, उसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं जिससे आप लोग उसका एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो। W बराबर ZIT, और Z की जगह पर हम लोग रखेंगे एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n स्टार इंटू 96500 इंटू I इंटू T, जहां I करंट है एम्पियर में, टाइम सेकेंड में रखा जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज्यादा समझ में बेहतर आएगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको कुछ हम क्वेश्चन होमवर्क ले देंगे, आप लोग उस पर ट्राई करिएगा। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर लेंगे मोल्टन वाले केस की, मतलब अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं वो मोल्टन भर रहे हैं, एक्वस नहीं भर रहे हैं। एक्वस वाला केस अलग से बताएंगे बाद में। तो फिलहाल अभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे बढ़े। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.10, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.10। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3.10। ठीक है, इस पे क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा सब लोग क्वेश्चन पढ़े। ग्रुप पे आपके क्वेश्चन पढ़ा है ऑलरेडी, तो पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़े। कह रहे हैं ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4, मैं लिख देता हूं, ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट is electrolyzed for 10 minutes, is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की करंट पास करा रहे हैं। देन व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? तो देखिए CuSO4 की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, जब आप CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो CuSO4 किस में ब्रेक होगा? Cu+2 और SO4-2। अगर हमें किसी पे चार्ज नहीं पता है तो किसी एक आयन पे चार्ज पता है, दूसरे पे अपने आप आ जाए, क्योंकि टोटल चार्ज जो होता है वो बराबर होता है, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। तो अगर SO4 पे -2 है तो Cu पे ऑटोमेटिकली +2 होगा, या अगर Cu पे +2 पता है तो मतलब ऐसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हमें याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी अपने आप, बट ये तो पता है कि सल्फेट आयन पे -2 होता है, तो यहाँ पे Cu पे +2 आएगा। ठीक है, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो पूछ रहे हैं, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। तो यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे थे ना मास निकालने का। तो फॉर्मूला क्या यूज किया था? W इज इक्वल टू ZIT, जेड की जगह पर इक्वलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500, और इक्वलेंट वेट की जगह हमने लिखा था एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई n स्टार, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटू 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, तो एटॉमिक वेट, अब कॉपर की बात हो रही है तो सिर्फ हम कॉपर की रिएक्शन लिखेंगे। तो कॉपर, ये आयन किस पे जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। कैथोड तो बोला भी गया है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, बोला भी गया है कि कॉपर जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे वो कितना हो रहा है। तो Cu+2 कैथोड पे जाएगा और वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो एटॉमिक वेट कितना है कॉपर का? 63.5। एन स्टार का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखिए Cu+2 से Cu हो रहा है, मतलब +2 से 0, तो चेंज कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है, इंटू 96500। आई की जगह पर हम लोग करंट रखेंगे। करंट कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर की करंट है, और टाइम कितना है? 10 मिनट। तो 10 मिनट का मतलब 10 इंटू 60 सेकेंड में रखना है ना, तो 10 इंटू 60। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द मास ऑफ कॉपर। यहां से हमको कॉपर का मास आ जाएगा ग्राम में। समझ में आई बात भाई? ये बात क्लियर हुई? इसी तरीके का ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बाकी 2-3 मतलब और क्वेश्चन हम आपको अभी डाल देंगे ग्रुप पे, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अभी और आगे बढ़े, अभी और आगे बढ़े।
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वो निकिल नाइट्रेट की हो रही है, ठीक है, निकिल नाइट्रेट की हो रही है। तो NiNO3 होल ट्वाइस इसमें ब्रेक होगा Ni+2 और 2NO3 माइनस में। NO3 नाइट्रेट आयन पर हमेशा -1 आता है, तो Ni+2 और 2NO3 माइनस। तो solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for the 20 minute. What mass of nickel deposited at cathode? तो इस बार आपको निकल का मास निकालना है, इस बार आपको निकल का मास निकालना है। ऑडियो स्क्रीन कुछ ठीक से नहीं आ रहा, तो ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे भाई। ठीक है। तो कई बार ज्वाइन कर चुका है लेकिन इसका हो भी नहीं रहा, सही बात है। NiNO3 होल ट्वाइस किसमें टूटेगा? Ni+2 और 2NO3 माइनस में। तो हमें निकल पूछ रहे हैं कितना डिपॉजिट होगा, उसका मास बताना है। तो W बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला वही है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n स्टार इंटू 96500 इंटू I इंटू T। तो निकल का एटॉमिक वेट कितना रखा है? निकल का एटॉमिक वेट कितना रखा है? चलिए वापस आते हैं। तो W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई n स्टार इंटू 96500। तो निकल यहाँ पर जो कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो सिर्फ जो कैथोड पे रिएक्शन होगी एट कैथोड पे कौन जाएगा? Ni+2 जाएगा। वो Ni+2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निकल का एटॉमिक वेट 58.6 समथिंग होता है, तो 59 रख दो या 58.7 रख दो, ठीक है, कुछ भी। 58.69 है तो 58.7 कर दो। 58.7 और करंट कितनी है? 5 एम्पियर की है, टाइम 20 मिनट है, तो 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एन स्टार। तो एन स्टार कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 का हो रहा है, इंटू 96500। यहां से आंसर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? ये दो क्वेश्चन फिलहाल अभी एनसीईआरटी से थे, बाकी क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करेंगे। नाउ अब देखिए हेडिंग, आज की हेडिंग क्या थी, जरा ये बताइए, आज की हेडिंग क्या थी? आज की हेडिंग क्या थी? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब डेफिनेटली अगर एक ही लॉ होता तो फर्स्ट लॉ क्यों लिखते? मतलब एक लॉ कोई और होगा, कम से कम 2 लॉ तो होंगे, तभी तो फर्स्ट लॉ लिखा जा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। लेकिन एक काम करते हैं, सेकंड लॉ पढ़ाने से पहले थोड़ा उसकी प्रूविंग समझा दें, तो मतलब उसका एग्जाम्पल लेके समझाएं सेकंड लॉ को, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 करते हैं पहले। हाँ जी बोलिए सर। वो 60 की जगह 3600 होगा ना, मतलब 1 मिनट में 3600 सेकेंड्स का कन्वर्जन। नहीं नहीं नहीं, मिनट है ना बेटा, मिनट है ना, मिनट है ना। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर आर होता तो आर को पहले मिनट में कन्वर्ट करते 60 मिनट, और फिर 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अगर आर का कन्वर्जन होता सेकंड में, तब 3600 से मल्टीप्लाई करते। 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई करते तो मिनट बन जाता है, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते सेकंड बन जाता है। तो 3600 होता जब वो आर में टाइम दिया होता। ठीक है ना? अभी तो टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ, हाँ हाँ ठीक है, आप तो ध्यान नहीं दे पाए होंगे, यही सब क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले प्रैक्टिकली उसको प्रूफ करके देखते हैं, और उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 3 हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, एक ए है, बी है, सी है, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं। ए में जिंक सल्फेट भरा है, बी में कॉपर सल्फेट भरा है, और ए में जिंक सल्फेट भरा है, बी में सिल्वर नाइट्रेट है, और सी में कॉपर सल्फेट है। उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है।
तो बनाते हैं जरा। एक हमने सेल बना लिया ए, एक सेल ये ए है, ये बी है और ये सी है। वी हैव 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इनमें प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होंगे, वो कोई बहुत बड़ी बताने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हो। ये प्लैटिनम का कोई इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तीनों में प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। प्लैटिनम के 3 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन आपने पढ़ा है। ये मान लीजिए अगर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है? सीरीज कनेक्शन में करंट, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल वोल्टेज। कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज। तो अभी हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई भर दिया। यहाँ पे ए 3 अलग अलग सेल हैं। तो ए में हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा है? जिंक सल्फेट। और बी वाले सेल में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी। और सी वाले में हमने भर दिया कॉपर सल्फेट। ये 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे। अब अगर 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं और तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो तीनों में करंट सेम होगी। और इन्होंने कहा है वन स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी ये करंट तीनों में जा रही है। इस वाले सेल में भी 1.5 एम्पियर करंट गई है, इस वाले सेल में भी 1.5 एम्पियर करंट गई है, और इस वाले सेल में भी 1.5 एम्पियर गई। और तो तब तक हम पास कराया है जब तक सेल बी में सिल्वर, देखिए सेल, अगर हम इस ए सेल की बात करें तो डेफिनेटली इसके कैथोड पे जिंक मिलेगा, और बी सेल की बात करें तो उसके कैथोड पे सिल्वर मिलेगा, और सी वाले सेल के कैथोड पे कॉपर मिलेगा। तो तीनों मिल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने बी वाले सेल में सिल्वर का मास कैलकुलेट किया है, एंड ही गॉट 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो सेल बी के कैथोड में इनको 1.45 ग्राम सिल्वर मिला है। इसी तरीके से ए और सी सेल में भी मिला होगा डेफिनेटली, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बी में 1.45 ग्राम सिल्वर मिला है इनको। तो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर करंट पास कराई। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा दें, W बराबर एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n स्टार इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। तो W कितना है? 1.45, और एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 रखेंगे, n स्टार 1 होगा, क्योंकि AgNO3 किस पे टूटेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। अब Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में कन्वर्ट होगा, तो n स्टार की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इंटू 96500, आई की जगह पर 1.5 एम्पियर करंट है, और टाइम आपको निकालना है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, टाइम कैलकुलेट करने के बाद शायद मे बी शायद 865 सेकंड आता है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है 865 सेकंड आता है। तो एक आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा 865 सेकंड। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो एक आंसर आ जाएगा 865 सेकंड। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? 865 सेकंड, ठीक है। तो यहां से टाइम आ गया 865 सेकंड। अब जो सेकंड पार्ट पूछा गया है भाई, वो टाइम तीनों में बराबर होगा क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इसमें सेकंड पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। हमें जिंक और कॉपर का मास भी कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूला लगा दें हम लोग, ठीक है। जब जिंक की बात करेंगे, जब जिंक की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई n स्टार इंटू 96500। जरा जिंक का निकालिए मास जल्दी से। दोस्त क्या कह रहे हैं? न्यू नंबर इन ग्रुप, ओके ठीक है। जिंक का जरा मास निकालिए, कितना आ रहा है जल्दी से। जिंक का कितना मास है जल्दी बताओ। अब तो हमें करंट भी पता चल गई है और टाइम भी पता चल गया है,
देखिए जिंक का मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट उसका रखेंगे 65.38 होता है, तो आप 65.4 रख दीजिए, इंटू आई 1.5 टाइम बराबर होगा 865, और जिंक सल्फेट में क्या टूटेगा, Zn+2 और SO4-2, तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 आएगी, इंटू 96500। जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ यहां पर मास कितना आया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आया मास यहाँ पर जिंक का। जल्दी कैलकुलेट करिए भाई। 65.4 इंटू 1.5 इंटू 865 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना आया, 1.75 तो नहीं आता है भाई, मुझे याद है इतना नहीं आता है, डिवाइडेड बाई, 0.439। हाँ ये सही बता रहे हो, 0.439, 0.439 ग्राम, ये आ गया जिंक का मास। और जब आप कॉपर का मास निकालेंगे तो इसका एटॉमिक वेट, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर, इसका एटॉमिक वेट आप रखेंगे 63.5, आई 1.5 और टाइम आपका 865, और एन स्टार Cu+2 के लिए 2 होता है, अभी इससे पहले भी चेक कर चुके हैं, इंटू 96500। यहाँ पर जल्दी से मास बताइए कितना आ रहा है फटाफट, 63.5 इंटू 1.5 इंटू 865 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 96500, कितना आ गया, 0.426 ग्राम आ गया। अब देखिए यही है फैराडे का सेकंड लॉ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यही फैराडे का सेकंड लॉ है, जरा इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ये फैराडे का सेकंड लॉ हमने प्रूफ कर दिया। देखिए फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था कि मास जो डिपॉजिट होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज पास करा रहे हो, लेकिन जब आप कनेक्शन सीरीज में करोगे तो चार्ज तो सब में सेम जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने डिफरेंट ले लिए हैं तो सेम चार्ज होने के बावजूद भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के केस में मास आपका डिफरेंट आएगा। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, सेम चार्ज होने के बावजूद भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में मास डिफरेंट आएगा। आप सिल्वर का मास देखिए कितना बताया था, 1.45 ग्राम था, जिंक का आया 0.439 और कॉपर का आया 0.426, तीनों का मास अलग अलग आया। इसका मतलब अगर चार्ज सेम हम दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ले रहे हैं तो उनके मास अलग अलग होंगे, और वो अब किस पे डिपेंड करेगा मैं बताता हूं, आप किस पे डिपेंड करेगा, जब आप सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन स्टार, 1 होगा ना इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का, तो 108 आएगा। जिंक का जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन स्टार, तो जिंक का एटॉमिक वेट कितना होता है, 65.4 डिवाइडेड बाय एन स्टार 2 हो जाएगा, तो 65.4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया जी, ये आ गया 32.7। और इक्विवेलेंट वेट जब आप कॉपर का निकालोगे तो ये आएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना इक्विवेलेंट वेट, ऐसे ही निकालते हैं, तो कितना आएगा इसका 63.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 31.75। ठीक है, ये आया। सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट तीनों में किसका था, सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट किसका है, तो सिल्वर का, और तीनों में सबसे ज्यादा मास भी किसका डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर का ही हुआ है, 1.45 ग्राम सिल्वर का ही हुआ है। ठीक है, सबसे कम इक्विवेलेंट वेट कॉपर का है और तीनों में सबसे कम मास किसका डिपॉजिट हुआ है, कॉपर का। इसका मतलब यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे जिसे हम फेराडेज सेकंड लॉ बोलते हैं, जिसे हम फेराडेज सेकंड लॉ बोलते हैं, तो हम यहां पर ये कंक्लूड करेंगे, व्हेन 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज,
आर कनेक्टेड इज सीरीज, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे देन क्या होगा, चार्ज तीनों में या दो से ज्यादा जितने भी हैं सब में सेम जाएगा, देन सेम करंट इज पास्ड फॉर सेम टाइम, है ना। तो कनेक्टेड इज सीरीज का मतलब हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, सेम करंट होगी विद सेम टाइम, टाइम भी सब में सेम होगा। जबकि फेराडेस फर्स्ट लॉ में बताया गया था कि जो मास डिपॉजिटेड होता है वो करंट और टाइम पे डिपेंड करता है, बट यहाँ सेम करंट और सेम टाइम के लिए है। देन मास ऑफ आयन deposited on electrode is directly proportional to its equivalent weight, ठीक है। जो अगर हम दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं और उसमें सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करा रहे हैं, मतलब सेम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसे तो चार्ज पे डिपेंड करता है, बट अगर चार्ज सेम ले रहे हैं बट वी आर टेकिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, तो मास जो डिपेंड करेगा वो उस आयन के इक्विवेलेंट वेट पे डिपॉजिट करेगा। अगर सेम चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिस आयन का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फेराडेस के दोनों लॉ डेफिनेटली समझ में आ गए होंगे। इसमें हम आपको और क्वेश्चंस कुछ भेजेंगे, तो आप लोग उसमें प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी इतना रखा जाए, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतना रखा जाए भैया आज, ठीक है। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू सर।